सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग की यूनिट 2 को। इस वीडियो के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वहां से जाके देख लीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिमेंटिक्स क्या होता है, व्हाट इज सिमेंटिक। तो सिमेंटिक का मतलब होता है, सिमेंटिक रेफर्स टू द मीनिंग कन्वेड बाय ए लैंग्वेज। सिमेंटिक का मतलब क्या है? सिमेंटिक किसी भी लैंग्वेज का जो मीनिंग है उसको हम सिमेंटिक बोलते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के द्वारा जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है उसको हम सिमेंटिक बोलेंगे। तो सिमेंटिक रेफर्स टू द मीनिंग कन्वेड बाय लैंग्वेज इंक्लूडिंग वर्ड्स, phrases, sentences and larger units of discourse within a specific content कंटेक्स्ट। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है उसको सिमेंटिक बोला जाता है। इतना समझ गए। बात करते हैं व्हाट इज सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर तो सिमेंटिक एनालिसिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर रेफर करती है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और स्पीच। कोई भी टेक्स्ट या स्पीच क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है उसको समझना और उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम टू एक्सट्रैक्ट, रिप्रेजेंट एंड एनालाइज द सिमेंटिक कंटेंट ऑफ लैंग्वेज डेटा। तो सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो सिंटैक्टिक एनालिसिस से बियॉन्ड जाती है, क्योंकि सिमेंटिक एनालिसिस डीपर मीनिंग और जो लैंग्वेज का कंटेक्स्ट है उसको कैप्चर कर लेती है। सिमेंटिक क्या होते हैं? मान के चलिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उस वो टेक्स्ट क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है उसको तो बोल देंगे हम सिमेंटिक, ठीक है। और सिमेंटिक एनालिसिस क्या है? सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब होता है कि इस टेक्स्ट का डीपर मीनिंग और कंटेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना और एनालाइज करना, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती हैं? सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस की। तो सिमेंटिक एनालिसिस एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो हेल्प करता है कंप्यूटर्स को किसी भी टेक्स्ट के करेक्ट कंटेक्स्ट को समझने में। और इसके की पार्ट्स के बारे में बात करें तो हम एक एक करके इनके की पार्ट्स को समझने वाले हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक एनालिसिस का पहला पार्ट है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? दिस स्टेप ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर कैन कॉम्प्रिहेंड। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स में बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ताकि जो कंप्यूटर है वो उस इंफॉर्मेशन को कंप्रिहेंड कर पाए। इसके अंदर हम हर एक वर्ड के मीनिंग को समझते हैं इंडिविजुअली। लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन कर देता है हर एक वर्ड को, जैसे कि नाउन हो गए, वर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन कर दिए जाते हैं हर एक वर्ड को। लेक्सिकल एनालिसिस में हर एक वर्ड के मीनिंग को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। और इस स्टेप के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स में तोड़ देते हैं, जिससे कि जो कंप्यूटर है वो इजीली इसके मतलब को समझ पाए। ठीक, लेक्सिकल एनालिसिस हो गया। दूसरा है ग्रामेटिकल एनालिसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक हर एक वर्ड को हम टैग करते हैं उसके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच से। ग्रामेटिकल एनालिसिस क्या हेल्प करती है? वो हेल्प करती है कि जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ठीक है या नहीं, यानी कि सिंटैक्स सही है नहीं है, ये ग्रामेटिकल एनालिसिस में होता है। तीसरी होती है कंपोजिशनल सिमेंटिक एनालिसिस। ये स्टेप फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस वर्क टुगेदर। कंपोजिशनल सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है? ये स्टेप फोकस करता है कि कैसे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस एक साथ काम करते हैं। इसमें हम रिलेशनशिप कंसीडर करते हैं बिटवीन डिफरेंट पीस ऑफ डेटा रेदर देन ट्रीटिंग देम एज आइसोलेटेड वर्ड्स। जैसा हम लेक्सिकल एनालिसिस में करते थे ना, लेक्सिकल वाले में क्या कर रहे थे? हर एक वर्ड की मीनिंग को निकाल रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें हम रिलेशनशिप मेंटेन कराते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा के। तो कंपोजिशनल सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो कंप्यूटर्स को इनेबल करता है कि वो मीनिंग्स और न्यूएंसेस को समझे जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर होकर होती हैं। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे।
नोट्स की बात करें तो यार अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, तो वहां पे आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। तो मेन एलिमेंट्स क्या है सिमेंटिक एनालिसिस के? पहला एलिमेंट है लेक्सिकल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स क्या करता है? वो वर्ड के मीनिंग को समझता है और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को समझता है। वर्ड मीनिंग मतलब लेक्सिकल सिमेंटिक्स के अंदर हम हर एक इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, ऑटोनिम्स भी हो सकते हैं, होमोनिम्स भी हो सकते हैं, या पॉलीसेमी वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो उस हर एक वर्ड के मीनिंग को हम समझते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक्स के अंदर। दूसरा चीज क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन करते हैं। इसका मतलब डिटरमाइनिंग विच मीनिंग ऑफ वर्ड इज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट। यानी कि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं कि अगर हम एक वर्ड को किसी एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं कि वहां मतलब कोई भी ऐसा वर्ड देख लीजिए जिसमें हम उसका कंटेक्स्ट अलग हो जाता है। जैसे मैं एप्पल चलाता हूं, मैं एप्पल खाता हूं, तो दोनों का एप्पल एक वर्ड है ना, इसका दोनों जगह पर अलग अलग मीनिंग है। तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को उस कंटेक्स्ट में समझने के लिए वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन लेक्सिकल सिमेंटिक्स करता है, ठीक। दूसरा है कंपोजिशनल सिमेंटिक्स। कंपोजिशनल सिमेंटिक्स के अंदर क्या होता है? सिंटेक्स सिमेंटिक इंटरफेस मिलता है, प्रेडिकेट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर मिलता है और स्कोप एंड क्वांटिफिकेशन किया जाता है। सिंटेक्स सिमेंटिक इंटरफेस में क्या किया जाता है कि हाउ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंसेस और फ्रेज रिलेट टू देयर मीनिंग्स। प्रेडिकेट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर में हम अंडरस्टैंड करते हैं रोल ऑफ वेरियस एंटिटीज इन अ सेंटेंस। एग्जांपल हु डिड व्हाट टू हुम, किसने किसके लिए क्या किया, मतलब हम इसमें रोल समझ रहे हैं, तो वो होता है प्रेडिकेट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर। तीसरा सब स्टेप है इसका स्कोप एंड क्वांटिफिकेशन, जिसमें हम फ्रेजेस को हैंडल करते हैं जिनके अंदर क्वालिटीज और स्कोप्स होता है, जैसे कि एवरी, सम, नन। इस तरीके से ये कंपोजिशनल सिमेंटिक्स के अंदर आता है। तीसरा है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम स्पीच के एक्ट्स को समझते हैं और कंटेक्चुअल मीनिंग को समझते हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब हम इंटरप्रेट करते हैं कंटेक्स्ट के बेस पे मीनिंग को, जिसके अंदर कल्चरल या सिचुएशनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम स्पीच के एक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म हुआ, जैसे कि रिक्वेस्ट हो सकती है, किस कोई सा भी वर्ड जो है किस सेंस में बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट के सेंस में, प्रॉमिस के सेंस में, या कमांड के सेंस में, या ऑर्डर के सेंस में। तो ये प्रैग्मेटिक्स के जरिए से हम निकाल सकते हैं। चौथी चीज है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या करते हैं हम, जैसे नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम क्या कर देते हैं, एंटिटी की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। पांचवा है को रेफरेंस रेजोल्यूशन। आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं, अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो शायद बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप स्पीड कम करके देख लीजिएगा। हाँ, तो को रेफरेंस रेजोल्यूशन में क्या करते हैं हम, प्रोनाउन रेजोल्यूशन करते हैं और एनाफोरा और कैटाफोरा करते हैं। प्रोनाउन रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, हम डिटरमाइन करते हैं रेफरेंस ऑफ प्रोनाउंस और उनके रेफरिंग एक्सप्रेशंस को। एनाफोरा में क्या करते हैं हम, रेफरेंसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है, टू अर्लियर पार्ट और लेटर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। पहला पार्ट जो होता है टेक्स्ट का उसको बोलते हैं एनाफोरा, लेटर पार्ट जो टेक्स्ट का होता है उसे बोलते हैं कैटाफोरा। तो हम उन दोनों के रेफरेंसेस को हैंडल करते हैं को रेफरेंस रेजोल्यूशन में। सिक्स्थ है हमारे पास सिमेंटिक रोल लेबलिंग। सिमेंटिक रोल लेबलिंग में हम थीमेटिक रोल्स भी देते हैं, जिसमें हम असाइन करते हैं रोल्स को, जैसे कि एजेंट, पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेंटेंस बेस्ड ऑन एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। ठीक है, सिमेंटिक रोल लेबलिंग में क्या करते हैं हम, रोल असाइन कर देते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। सातवां है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं हम, पोलैरिटी डिटेक्शन करते हैं और इमोशन रिकॉग्निशन करते हैं। पोलैरिटी डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या कोई पीस ऑफ टेक्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसके सेंटीमेंट न्यूट्रल है। इमोशन रिकॉग्निशन में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेंटीमेंट्स का मतलब इमोशंस, कि किस इमोशन में वो टेक्स्ट एक्सप्रेस कर रहा है, किस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर होता है। एर्थ है हमारे पास सिमेंटिक सिमिलैरिटी और रिलेटेडनेस। तो सिमेंटिक सिमिलैरिटी में हम सिमिलैरिटी मेजर्स करते हैं और पैराफ्रेज डिटेक्शन करते हैं। सिमिलैरिटी मेजर्स में क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे दो सिमिलर पीसेस ऑफ टेक्स्ट बेस्ड है on their meanings, calculating how similar two pieces of text are based on their meaning. पैराफ्रेज डिटेक्शन में क्या करते हैं हम,
आइडेंटिफाई करते हैं कि दो सेंटेंस जो हैं वो क्या सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, तो ये पैराफ्रेज डिटेक्शन होती है। 9th डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम कोहेरेंस एंड कोहेजन करते हैं और डिस्कोर्स रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब होता है कि कैसे सेंटेंसेस जो हैं किसी टेक्स्ट में वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। डिस्कोर्स रिलेशन में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट सच एज कॉज, अफेक्ट, कंट्रास्ट और एलेबोरेशन। डिस्कोर्स रिलेशन में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्ट ऑफ टेक्स्ट। डिस्कोर्स रिलेशन में क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट। कोहेरेंस एंड कोहेजन में क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि कैसे सेंटेंसेस एक टेक्स्ट के अंदर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। 10th है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग में ऑन्टोलॉजीज आती हैं और इन्फेरेंस आता है। ऑन्टोलॉजीज होते हैं स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज विद इन अ डोमेन, और इन्फेरेंस होती है लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं हम फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमिसेस और नोन इंफॉर्मेशन। इन्फेरेंस का मतलब ड्रॉइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है किसी भी नोन इंफॉर्मेशन का, तो उससे हमको क्या निकालना है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है, उसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं। 11th पार्ट है हमारा वर्ड एम्बेडिंग एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर सिमेंटिक्स का यूज करते हैं। ठीक। 12th है हमारे पास मशीन ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेजिंग, जिसमें हम ट्रांजिशन मॉडल्स का यूज करते हैं और पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन मॉडल्स यानी कि हम कन्वर्ट करते हैं एक टेक्स्ट, एक लैंग्वेज के एक टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज के टेक्स्ट में और उसके मीनिंग को प्रिजर्व करते हुए। पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स में क्या करते हैं, हम रिराइट करते हैं टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में while maintaining the original meaning। ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन और पैराफ्रेजिंग में डिफरेंस क्या है, ट्रांसलेशन क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है बिना उस लैंग्वेज की मीनिंग को चेंज किए। वहीं पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, रीराइट कर देते हैं टेक्स्ट को रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, लेकिन जो पहले वाला टेक्स्ट था और दूसरा वाला टेक्स्ट है उन दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। 13 है नॉलेज ग्राफ्स एंड सिमेंटिक नेटवर्क्स। ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन और ट्रिपल स्टोर्स। ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में हम नोड्स और एजेस का यूज करके एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाते हैं। ठीक है। बात करें एप्लीकेशंस की, तो सिमेंटिक एनालिसिस जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए काम आता है, यानी कि सर्च इंजन के लिए काम आता है, जहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में इसका यूज होता है। टेक्स्ट समराइजेशन के लिए यूज होता है, टेक्स्ट की समरी करने के लिए, जैसे हम चैट जीपीटी को कोई भी एक पर्टिकुलर बुक दे देते हैं और उसका समरी निकालने को बोलते हैं, वो तुरंत समरी निकाल के दे देता है, तो टेक्स्ट समराइजेशन होता है। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम में यूज होता है, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम चैट जीपीटी भी है, कोपायलट भी है, बाकी सारे ऐसी जगह हैं जहां से हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहां पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। अगला है सिमेंटिक नेटवर्क को ब्रीफ में समझाइए। तो सिमेंटिक नेटवर्क क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जहां पे हर नोड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कंसेप्ट्स को और एजेस रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप को। सिमेंटिक नेटवर्क क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जहां पे नोड्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एंटिटीज को। जैसे ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो ये तो नोड हो गई, लेकिन जो इनके बीच में जो कनेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, इनको बोलते हैं एजेस। तो एजेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिलेशनशिप को, नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं एंटिटीज को। ठीक है। ये एक पावरफुल टूल है मॉडलिंग के लिए। सो सिमेंटिक नेटवर्क क्या है, ये एक पावरफुल टूल है फॉर मॉडलिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इन अ वे दैट मिरर्स ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। की कंपोनेंट्स हैं इसके नोड्स और एजेस। नोड्स में हम कंसेप्ट रखते हैं, यानी कि हर एक नोड जो होता है वो एक कंसेप्ट को दिखा रहा होता है, एक एंटिटी को दिखा रहा होता है, या एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को दिखा रहा होता है। जैसे कि नोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कार, प्रॉपर्टीज को, रेड है, एक्शंस को, ड्राइव। एजेस दिखाते हैं रिलेशनशिप को। ठीक। तो एजेस डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स इंडिकेटिंग हाउ कंसेप्ट्स आर रिलेटेड, कि कैसे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। कार, ठीक है, और मैन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कि वो चल इसको ड्राइव करता है। तो एज क्या है, ड्राइव मतलब ये नोड्स को क्या कर रहा है भाई, रिलेशनशिप दिखा रहा है। बात करें फीचर्स की, तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक एसोसिएटिव नेटवर्क होता है और एक इनहेरिटेंस नेटवर्क होता है।
हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की नोड बना दी, फिर उससे नीचे बर्ड्स की नोड बना दी और एक बर्ड के नीचे ईगल की नोड बना दी। तो ये होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक होता है एसोसिएटिव नेटवर्क्स। एसोसिएटिव नेटवर्क्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप, जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल, ये एज है, इसके बीच में हमने डाल दिया है वर्क्स एट, तो डॉक्टर वर्क्स एट हॉस्पिटल। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव नेटवर्किंग करते हैं। इनहेरिटेंस, जैसे कि बर्ड्स कैन फ्लाई और ईगल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हायर लेवल ऑफ नोड जो हैं वो इनहेरिटेड होती हैं लोअर लेवल ऑफ नोड्स के द्वारा, क्योंकि बर्ड भी फ्लाई कर सकते हैं और ईगल भी फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ईगल है, क्योंकि वो बर्ड है, सॉरी। तो फीचर्स हैं इसके सिमेंटिक नेटवर्क की कि वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है, एसोसिएटिव नेटवर्क शो करता है और इनहेरिटेंस शो करता है। जैसे हम नोड्स बना लेते हैं, एनिमल का, बर्ड का, फिश का, मैमल का, ईगल का, सैल्मन का और डॉग का। ठीक, हमने बना लिया। तो बर्ड क्या है, बर्ड एक एनिमल है। ईगल क्या है, ईगल एक बर्ड है। एनिमल बना लिया हमने, उसके नीचे बर्ड रख दिया। तो बर्ड क्या है, बर्ड एक एनिमल है। ईगल क्या है, ईगल एक बर्ड है। डॉग क्या है, डॉग एक मैमल है। ठीक है, डॉग एक मैमल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिमेंटिक नेटवर्क्स बना सकते हैं। ठीक, व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक फील्ड है एआई का, या हम कह सकते हैं कॉग्निटिव साइंस का, जो इंफॉर्मेशन एनकोड करता है अबाउट द वर्ल्ड इनटू फॉर्मेट्स दैट कंप्यूटर्स कैन यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक एआई का फील्ड होता है जो कि जो इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड की उसको एनकोड कर देता है एक ऐसी फॉर्म में जिससे कि जो कंप्यूटर है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर पाए। इसके की एस्पेक्ट्स हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहला की एस्पेक्ट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये सिंबल्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा की एस्पेक्ट इसका स्ट्रक्चर, कि ये सिमेंटिक नेटवर्क्स, ऑन्टोलॉजीज और फ्रेम्स के ऊपर काम करता है। सिमेंटिक नेटवर्क्स यानी कि ग्राफ ऑफ नोड्स एंड एजेस। ऑन्टोलॉजीज मतलब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड रिलेशनशिप विद इन अ डोमेन। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स विद इन अ डोमेन। फ्रेम्स मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोटाइप सिचुएशंस। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम समझिए क्या होता है, ये एक फील्ड है एआई का जो एनकोड करता है वर्ल्ड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में जिसको कि कंप्यूटर इजीली हेल्प, जिसको कि कंप्यूटर समझे और कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर पाए। इसके की एस्पेक्ट्स हैं कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है, ये काफी सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, जैसे कि सिमेंटिक नेटवर्क्स यानी कि ग्राफ्स का, ऑन्टोलॉजीज का, फ्रेम्स का, और तीसरा इन्फरेंस मैकेनिज्म का, यानी कि ये मेथड्स का यूज करता है, ऐसे मेथड्स का जो कि न्यू इंफॉर्मेशन डराइव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज से, लाइक लॉजिक बेस्ड एंड रूल बेस्ड सिस्टम्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये रीजनिंग फैसिलिटेट करता है, यानी कि लॉजिकल डिडक्शंस एंड प्रेडिक्शन को इनेबल करता है, कम्युनिकेशन को इनेबल करता है क्योंकि ये हेल्प करता है मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ये लर्निंग को सपोर्ट करता है और डिसीजन मेकिंग को एनहेंस करता है। बात करें टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एक मेथड होते हैं, ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स को कि वो वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको एनकोड कर पाएं और एक ऐसे फॉर्मेट में बदल जाएं जिससे कि वो फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर पाएं। तो प्राइमरी टेक्निक्स क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क्स का यूज करना। सिमेंटिक नेटवर्क्स मतलब ग्राफ्स का यूज करना जो कि जिनके अंदर नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज को, एजेस रिप्रेजेंट करते हैं दो नोड्स के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, दूसरा है फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं नॉलेज को सब स्ट्रक्चर्स में बाय रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोटाइप सिचुएशंस। एग्जांपल है इसका, ए फ्रेम फॉर ए रेस्टोरेंट माइट इंक्लूड स्लॉट्स फॉर मेन्यू, लोकेशन एंड रेटिंग। ये रेस्टोरेंट हो गया, इसका फ्रेम क्या हो सकता है, मेन्यू, लोकेशन, रेटिंग। इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको हमने सब स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये होता है फ्रेमिंग। दूसरी टेक्निक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की दूसरी टेक्निक क्या है, फ्रेम्स।
ऑन्टोलॉजी समझ गए हम। ऑन्टोलॉजी क्या होते हैं? ये फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कंसेप्ट्स के सेट का किसी भी पार्टिकुलर डोमेन के अंदर में, और उनका रिलेशनशिप दिखाते हैं कंसेप्ट्स का। जैसे कि हमारे पास मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल फील्ड में डिसीज आएगा, डिसीज का फिर सिम्टम क्या है, सिम्टम्स का फिर क्योर क्या है, मतलब डिसीज का ट्रीटमेंट क्या है। तो ये ऑन्टोलॉजी क्या करती है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है कंसेप्ट्स के सेट का किसी भी एक पार्टिकुलर डोमेन में। यहाँ पे डोमेन क्या है? मेडिकल फील्ड। ठीक है। ऐसे ही अगला जो टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, वो है रूल बेस्ड सिस्टम्स का यूज करना। इसका मतलब है इफ देन रूल्स को हम यूज करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर है, इफ पेशेंट हैज फीवर एंड पेशेंट हैज सोर थ्रोट, देन पेशेंट मे हैव द फ्लू। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं रूल बेस्ड सिस्टम में इफ देन रूल्स का हेल्प यूज करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूल बेस्ड सिस्टम्स में क्या करते हैं हम? इफ देन रूल्स का यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नॉलेज को। ये सिस्टम्स जो हैं वो कंक्लूजन इन्फर करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स। कि अगर पेशेंट को बुखार है और पेशेंट का गला भी कड़वा कड़वा सा हो रहा है, तो उस पेशेंट को फ्लू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ और देन रूल्स का यूज किया गया नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगले हैं लॉजिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस। तो लॉजिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में हम फॉर्मल लॉजिक का यूज करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके अंदर हम प्रपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे ह्यूमंस क्या हैं? मॉर्टल हैं। सिक्स्थ, प्रोडक्शन सिस्टम्स। प्रोडक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं? इनके अंदर काफी सारे सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन बोलते हैं, और डेटाबेस होता है जो कि एक वर्किंग मेमोरी होता है। तो इस सिस्टम इन रूल्स को अप्लाई करता है डेटाबेस पे और नई इंफॉर्मेशन को ड्राइव करता है। तो प्रोडक्शन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ रूल्स एंड डेटाबेस एंड द सिस्टम अप्लाइज रूल्स टू द डेटाबेस टू ड्राइव न्यू इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम जो डायग्नोस्टिक में होगा वो मेडिकल रूल्स का यूज करता है किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, समझने के लिए, बेस्ड ऑन सिम्टम्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक। अगला है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मतलब ये स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस के, और ये कैप्चर करते हैं स्टीरियोटाइपिकल सीक्वेंसेस को। एग्जांपल इसका कि a script for going to a restaurant might include steps like entering, ordering, eating and paying. स्क्रिप्ट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट जा रहा है तो कैसे जाएगा? सबसे पहले एंटर किया, उसके बाद उसने कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद खाया और उसके बाद पे करके बाहर चला गया। तो एक स्ट्रक्चर में हुआ ना सारा चीज, तो ये स्क्रिप्ट होती है। अगला है बेशियन नेटवर्क्स। बेशियन नेटवर्क्स क्या करते हैं? ये प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिक मॉडल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ वेरिएबल्स को और उनकी कंडीशनल डिपेंडेंसीज को। ठीक है। अगला है मार्को मॉडल। मार्को मॉडल क्या करता है? वो यूज करता है स्टेट्स को और उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को किसी भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो इनेबल करती हैं नॉलेज एनकोडिंग के लिए और फैसिलिटेट करती हैं रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर। और हर टेक्निक की अपनी स्ट्रेंथ होती है जो कि हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना, इसके नोट्स आपको एक बार जरूर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पूरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एक तरीके से, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा एक बार। अगला है कि डेसिबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम की। तो उनके बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी होनी चाहिए, यानी कि वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे हर नेसेसरी नॉलेज को। दूसरी, उसके अंदर इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि उस एग्जिस्टिंग नॉलेज या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से हम न्यू नॉलेज डिराइव कर पाए। उसके अंदर इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि वो इन्फ्रेंसेस को एफिशिएंट कर पाए। उसके अंदर एक्यूजेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि वो इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाए नई नॉलेज को। उसके अंदर एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर कंसाइजनेस होनी चाहिए, यानी कि वो नॉलेज को कंपैक्टली रिप्रेजेंट कर पाए और उसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी ना हो, यानी कि डुप्लीकेसी ना हो। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज को हैंडल कर पाए। उसके अंदर मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो नॉलेज को डिवाइड कर पाए इंडिपेंडेंट और अपडेटेबल मॉड्यूल्स के अंदर। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो वर्क कर पाए बाकी सारे सिस्टम्स को के साथ डेटा शेयरिंग के दौरान।
मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो अलाउ करे इजी मेंटेनेंस और अपडेट्स के लिए। तो ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या बहुत ज्यादा तेज बता रहा हूँ, तो यार थोड़ा समझो कि आपके ना एग्जाम्स हैं, कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको, मुझे पता है आप लोग 1.5x की स्पीड में देखते हैं, तो मैं ऑलरेडी 1.5x की स्पीड दे रहा हूँ आपको। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या हैं गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स की? कि वो रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी देती हैं, इन्फरेंशियल एडिक्वेसी देती है, कंसिस्टेंसी देती है, कंसाइजनेस होनी चाहिए उनके अंदर, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, मॉड्यूलर होनी चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए और इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो मेंटेनेबिलिटी भी दें। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कि अगला क्वेश्चन है कि कैसे नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स की यूज करके। तो सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को ग्राफिकल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसके अंदर नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। और एजेस क्या काम करते हैं? वो नोड्स को कनेक्ट करते हैं। हर एक नोड रिप्रेजेंट करती है कंसेप्ट को, और हर एक एज रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन दोज कंसेप्ट्स। तो सिमेंटिक नेटवर्क्स यूज करते हैं नोड्स का टू रिप्रेजेंट कंसेप्ट और एंटिटीज, एजेस कनेक्ट करती हैं उन नोड्स को और रिलेशनशिप को दिखाती है। नोड्स के पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं, और ये नेटवर्क जो होता है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एनिमल, फिश, पर्सन, कैट, सुशी, जिम। तो इसमें क्या है, एक हमने दे दिया कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप वो फ्लो करता है कि सुशी लाइक्स फिश एंड फिश इज ए एनिमल, सुशी इज अ कैट, cat eat fish and fish is a animal. Jim like cat, cat is a animal. Jim is a person, person is a animal. तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक हमने, ये तो नोड्स हो गई हमारे पास, ये एजेस है, एजेस क्या करती हैं, इन दोनों जो नोड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को दिखा रही है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स के अंदर। अब हम बात करते हैं मशीन ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। तो मशीन ट्रांसलेशन एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता है टेक्स्ट का एक पार्टिकुलर लैंग्वेज से दूसरी पार्टिकुलर लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो मशीन ट्रांसलेशन क्या है? मशीन ट्रांसलेशन एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता है किसी भी टेक्स्ट का फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। तो कितने टाइप्स के मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स होते हैं? तो पहला है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स। वो रिलाई करते हैं लिंग्विस्टिक रूल्स पे और डिक्शनरीज पे। वो एनालाइज करते हैं इनपुट टेक्स्ट को और अप्लाई करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स को। वो हर एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं उसके इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज में। वो स्ट्रगल करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर। ये रूल बेस्ड ट्रांसलेशन होता है। दूसरा टाइप का ट्रांसलेशन है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। तो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन यूज करता है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को। वो एनालाइज करता है पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज को किसी भी डेटा के अंदर। ये ट्रांसलेट करता है बेस्ड ऑन लर्न एसोसिएशंस बिटवीन लैंग्वेजेस, और ये डोमिनेटेड है इन द फील्ड बिफोर न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, ये होते हैं स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशंस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन में पहला टाइप क्या है हमारे पास? पहला टाइप है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन का। दूसरा है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। रूल बेस्ड क्या करता है? वो रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि लिंग्विस्टिक रूल्स हो गए और डिक्शनरी रूल्स हो गए। रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन जो है वो एनालाइज करता है इनपुट टेक्स्ट को और उसके ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करता है। वो हर एक वर्ड को रिप्लेस करता है उसके इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज के अंदर। वहीं स्टैटिस्टिकल मॉडल ट्रांसलेशन क्या करता है? वो स्टैटिस्टिक मॉडल्स का यूज करता है। वो पैटर्न्स को एनालाइज करता है किसी भी पार्टिकुलर स्टैटिक्स के अंदर से और प्रोबेबिलिटी को भी एनालाइज करता है। तीसरा है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, तीसरा टाइप जो है। तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन जो होता है वो यूटिलाइज करता है डीप लर्निंग टेक्निक्स का, पार्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क्स का। वो लर्न करता है टू ट्रांसलेट बाय प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेलल टेक्स्ट डेटा। वो कैप्चर करता है न्यूएंसेस और कंटेक्स्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली। तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है ट्रांसलेशन की क्वालिटी को कंपेयर टू अर्लियर अप्रोचेस। तो बाकी जो पहले हमने अर्लियर अप्रोचेस पढ़े हैं इससे पहले, उनसे सबसे अच्छा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि वो डीप लर्निंग टेक्निक का यूज करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है
तो उसका डीप मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या खराबियां, उनको रिमूव करके उसके डीप मीनिंग को निकाल के लेता है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। बात करते हैं 3 मेजर अप्रोचेस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन की। तो पहला है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है, वो डीप लर्निंग टेक्निक्स को एम्प्लॉय करता है। वो लर्न करता है बाय ट्रांसलेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो कैप्चर करता है किसी भी डेटा के कंटेक्स्ट को और न्यूएंसेस को ज्यादा इफेक्टिवली देन प्रीवियस अप्रोचेस। ठीक है, ये डायग्राम आप बना के आइएगा अगर आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ रूल बेस्ड ट्रांसलेशन को पढ़ाना है, कि एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है ट्रांसफर मेथड, एक होता है इंटरलिंगुआ, सोर्स टेक्स्ट, टारगेट टेक्स्ट। तो सोर्स टेक्स्ट का हमने क्या करा, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर लगा के इंटरलिंगुआ में बदल दिया। इंटरलिंगुआ से फिर हमने टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और टारगेट टेक्स्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। अगला है क्वेश्चन, डीबीएमएस इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेसेस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं यूजर को और एप्लीकेशन को कि वो इंटरेक्ट कर पाए डेटाबेस के साथ। तो डीबीएमएस इंटरफेसेस क्या होते हैं, डीबीएमएस इंटरफेसेस एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो इनेबल करते हैं यूजर को भी और एप्लीकेशन को भी कि वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए। ये इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं क्वेरी के लिए एक रास्ता, मैनिपुलेशन के लिए एक रास्ता और डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब बात करते हैं वेरियस डीबीएमएस इंटरफेसेस की। तो पहले हैं कमांड लाइन इंटरफेसेस। कमांड लाइन इंटरफेसेस क्या करते हैं, वो टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करते हैं फॉर एंटरिंग कमांड्स। वो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू परफॉर्म टास्क लाइक क्वेरिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। कमांड लाइन इंटरफेस क्या करते हैं, वो टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट का यूज करते हैं कमांड को एंटर करने के लिए। वो अलाउ करते हैं यूजर को कि वो टास्क को परफॉर्म करे, जैसे कि क्वेरीज और मॉडिफाइंग डेटा को, जैसे कि माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, एसक्यूएल इनटू प्लस। दूसरे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करते हैं, वो विजुअल एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट विद विंडोज, बटन्स एंड मेन्यूज। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स विजुअल एनवायरनमेंट विद विंडोज, बटन्स एंड मेन्यूज। ये प्रोवाइड करते हैं इंट्यूटिव इंटरेक्शन विया माउस क्लिक्स एंड कीबोर्ड इनपुट्स। ये ऑफर करते हैं फीचर्स जैसे कि क्वेरी बिल्डर्स और स्कीमा डिजाइनर्स। इसका एग्जांपल है PHP MyAdmin, ORL SQL डेवलपर, Oracle SQL डेवलपर और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियोज। तो डीबीएमएस इंटरफेस में क्या पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड्स की मदद से क्वेरी करते हैं और मॉडिफाई करते हैं डेटा को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस क्लिक्स और कीबोर्ड के इनपुट से विजुअल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तीसरे है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं कि वो डेटाबेस को इंटरेक्ट कर पाए प्रोग्राम की हेल्प से। वो प्रोवाइड करता है फंक्शंस और मेथड्स फॉर डेटाबेस ऑपरेशन विद इन एप्लीकेशन कोड। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ऑफर करते हैं। इसके एग्जांपल है JDBC, ODBC और ADO.NET। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं एप्लीकेशंस को कि वो इंटरेक्ट कर पाए डेटाबेस के साथ प्रोग्राम्स की फॉर्म में। ठीक, अगले हैं वेब बेस्ड इंटरफेसेस। तो वेब बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वेब ब्राउजर, इंटरनेट की हेल्प से। तो वेब बेस्ड इंटरफेसेस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर व्हेन दे आर ऑन इंटरनेट। ये प्रोवाइड करते हैं फीचर्स जैसे कि डेटा एंट्री फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स। इसके एग्जांपल है PHP MyAdmin, एडमाइनर, प्रोप्राइटरी डेटाबेस मैनेजमेंट कंसोल्स। इतना आप समझ के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस। तो मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस क्या करते हैं, ये यूजर्स को प्रेजेंट करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, मेन्यूज होते हैं ना, तो मेन्यूज क्या करते हैं, मेन्यूज बेस्ड इंटरफेसेस वो प्रेजेंट करते हैं यूजर्स को विद अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन मेन्यूज। वो हेल्प करते हैं यूजर्स को कि वो नेविगेट करें थ्रू द मेन्यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज क्वेरिंग डेटा और मैनेजिंग डेटाबेसेस। ये सिंप्लीफाई करते हैं इंटरेक्शंस को फॉर नोविस यूजर्स बट मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस के बारे में होता है। अगले हैं फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस। फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं डेटा एंट्री फॉर्म्स टू इनपुट एंड मॉडिफाई डेटा। यूजर जो करता है, यूजर क्या करता है, यूजर इन फॉर्म्स की फील्ड्स को फिल कर सकता है और सबमिट कर सकता है ताकि कोई एक्शन परफॉर्म हो सके। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर और इंट्यूटिव वे जिससे कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेसेस के साथ। सातवां टाइप है हमारा इंटरफेसेस फॉर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
तो इंटरफेसेस फॉर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है टूल्स और फंक्शनैलिटीज फॉर मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेसेस। ये ऐसे फीचर्स को ऑफर करता है जैसे कि मॉनिटरिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड परफॉर्मिंग मेंटेनेंस टास्क। ये इनेबल करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो एफिशिएंटली मैनेज कर पाए और ऑप्टिमाइज कर पाए डेटाबेस ऑपरेशंस को। सो गाइस, आप समझ गए होंगे इंटरफेसेस के बारे में भी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, और आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले प्लीज कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।